नमस्कार गुरुकुल प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल की वीडियो क्लासेस में। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर पर कुशल पूर्वक होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस जो है अपने अपने विषय की देखी होंगी। आज मैं शिव कुमार, आपका हिंदी शिक्षक, आपके समक्ष एक नए विषय को लेकर के आया हूं, जो कि है निबंध लेखन। विद्यार्थियों, हम चौथी पांचवी क्लास से जो है निबंध लिखते आए हैं। अलग अलग विषयों पर हम निबंध लिखते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी आज जानकारी आपको निबंध के बारे में विस्तार से देना चाहूंगा कि निबंध क्या होता है, निबंध कैसे लिखा जाता है, निबंध के प्रकार क्या है, निबंध में किन किन तत्वों की जरूरत पड़ती है। उस विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है निबंध लेखन। विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको इसके उदय की बात करता हूं। निबंध शब्द आया कहां से, निबंध बना कैसे। तो सबसे पहले हम हिंदी की बात करें, निधन बंध, निबंध। ठीक है, समझते हैं। नि प्लस बंध, निबंध मतलब क्या है? जो पूरी तरह से कसा तथा बंधा हुआ हो। ठीक है बच्चों, निबंध मतलब नी प्लस बंध, बंध मतलब बंधना, कसा हुआ, कसावट जिसके अंदर हो, जिसमें विचारों को समाहित करके, विचारों को क्रमबद्ध करके जोड़ा गया हो, बांधा गया हो अच्छी प्रकार से, वही क्या कहलाता है? निबंध कहलाता है। अब हम इसके उदय की बात करते हैं। ये शब्द आया कहां से? तो जो निबंध शब्द है ये अंग्रेजी के ऐसे शब्द का अनुवाद है। ठीक है, यानी कि किसकी ट्रांसलेशन है? ऐसे शब्द। अंग्रेजी में हम निबंध को क्या कहते हैं? ऐसे। ऐसे से ये लिया गया है। ठीक है, ऐसे शब्द का हिंदी अनुवाद क्या है? निबंध। ठीक है, अब हम बात करते हैं अंग्रेजी का जो ऐसे शब्द है, वर्ड है, ये फ्रेंच भाषा के, ये जो है ऐसे शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा के ESSAI शब्द से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ है, यानी इसे का अर्थ है टू अटेम्प्ट, यानी प्रयास करना। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं विस्तार से। निबंध शब्द जो है बच्चों, वो हिंदी में अंग्रेजी के ऐसे शब्द का अनुवाद किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है हिंदी में। और अंग्रेजी का जो ऐसे वर्ड है वो फ्रेंच भाषा के ऐसे शब्द से बना है। और ऐसे शब्द का अर्थ क्या होता है? टू अटेम्प्ट, किसी चीज को अटेम्प्ट करना, यानी किसी विषय पर प्रयास करना, लिखने का प्रयास करना, वो क्या कहलाता है? निबंध हमारा कहलाता है। तो ये हमारा इसका उदय हो गया। अब ये हमारी समझ में आ गया। अब इसकी परिभाषा की हम बात करते हैं। परिभाषा क्या होगी निबंध की? यानी कि एक निबंधकार, एक निबंधकार जब किसी विषय पर अपना ज्ञान, एक निबंधकार
जब किसी विषय पर अपने ज्ञान को क्रमबद्ध रूप से व्यक्त करता है, उसे वह निबंध कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर समझेंगे निबंध क्या होता है। परिभाषा क्या बनेगी कि एक निबंधकार कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, कोई तीसरा व्यक्ति भी हो सकता है। निबंधकार जब किसी विषय पर, कोई भी विषय हो, पर अपने ज्ञान को, सबसे महत्वपूर्ण शब्द, क्रमबद्ध रूप से अपने ज्ञान को व्यक्त करता है या लिखता है, वह निबंध कहलाता है। ठीक है, इसी तरह दूसरी एक और इसकी परिभाषा बन सकती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, महत्वपूर्ण है, तो समझेंगे कि किसी विषय पर मानसिक भावों व विचारों को, मैं लिख देता हूं, किसी विषय पर मानसिक विचारों या भावों को मानसिक विचारों को संक्षिप्त रूप से कर्मानुसार नियंत्रित ढंग से लिपिबद्ध करना निबंध कहलाता है। समझेंगे इस परिभाषा को। किसी विषय पर मानसिक विचारों को, जो आपके मन में विचार चल रहे हैं किसी विषय को लेकर के, उन विचारों या भावों को संक्षिप्त, इस शब्द को समझेंगे, संक्षिप्त रूप से यानी कि छोटे रूप से, कर्मानुसार, यह भी महत्वपूर्ण शब्द है, कर्मानुसार नियंत्रित ढंग से लिपिबद्ध करना क्या कहलाता है? निबंध कहलाता है। समझेंगे। वैसे तो हमारे विचारों का जो सागर है वो अथाह है, बहुत सारे विचार हमारे मन में आते हैं, लेकिन उन विचारों को क्रम रूप से नियंत्रित करके लिखना जो है वो क्या कहलाता है? निबंध कहलाता है। तो हम समझ गए निबंध का उदय कहां से हुआ, इसकी परिभाषा क्या है, यानी निबंध क्या होता है, निबंध का क्या मतलब है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बातें समझेंगे। निबंध लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। ठीक है कि जब हम निबंध लिखें तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक बार फिर हम थोड़ा इस चर्चा करते हैं। निबंध बच्चों क्या होता है? जब एक निबंधकार, वो कोई भी हो सकता है, निबंधकार मतलब निबंध लिखने वाला, जब एक निबंधकार अपने मन में उठ रहे भावों को, किसी विषय के प्रति अपने मन में उठ रहे भावों को कागज पर कर्म अनुसार यानी क्रमबद्ध करके, पहले कौन सा विचार, उसके बाद कौन सा विचार, उसके बाद कौन सा विचार, क्रमबद्ध करके नियंत्रित ढंग से उनको कंट्रोल करके, ऐसा नहीं कि विचारों को फैलने देना है, विचारों को संकुचित भी करना है, लेकिन पूरी जानकारी भी देनी है, इतना संकुचन भी नहीं, नियंत्रित ढंग से
लिखना जो है वो निबंध कहलाता है। कि कोई हमारे पास विषय आया, जैसे हम उदाहरण के तौर पर हमारे पास एक विषय आया भ्रष्टाचार, उस पर हमें अपने विचार देने हैं, तो जो विचार देने वाला होगा, जो निबंधकार होगा, उसके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि मुझे जो विषय के बारे में बताना है वो संक्षिप्त में बताना है, यानी कम शब्दों में बताना है। दूसरा, क्रम अनुसार बताना है कि पहले क्या, उसके बाद क्या और उसके बाद क्या। तीसरा, उसको नियंत्रित भी करके रखना है, उसको अच्छे ढंग से प्रस्तुत करना है। और जब ऐसा होता है तो वो रचना निबंध कहलाती है बच्चों। ठीक है, अब हमारी समझ में आ गया निबंध क्या होता है, कहां से निबंध निकला है। अब हम इस निबंध को लिखते वक्त हमें किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, उन बिंदुओं पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बिंदु जो है, निबंध लिखते वक्त किसी विषय पर अपने मानसिक भावों व विचारों को संक्षिप्त रूप से कर्मानुसार जब हम लिपिबद्ध करते हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, निबंध लिखने से पूर्व, निबंध लिखने से पूर्व, पूर्व मतलब पहले, निबंध लिखने से पूर्व संबंधित विषय का पर्याप्त ज्ञान होना। समझेंगे इस बिंदु को। निबंध लिखने से पहले, से पूर्व मतलब पहले, संबंधित विषय यानी जिस विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं, विषय का पर्याप्त ज्ञान होना जरूरी है, कि हमें उस विषय की जानकारी होनी जरूरी है। मैंने आपको उदाहरण दिया था भ्रष्टाचार, हमें पता होना चाहिए भ्रष्टाचार क्यों फैलता है, भ्रष्टाचार के क्या कारण है, उसको कैसे रोका जाना चाहिए, किन किन स्तर पर उसको रोका जा रहा है, फैलने से रोक सकते हैं। तो ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। तो पहला, यानी इसकी जानकारी जब हमारे पास होगी तभी हम विस्तृत रूप से उस विषय पर लिख सकेंगे। दूसरा जो इसका पॉइंट है, क्रमबद्ध रूप से विचारों को लिखा जाए। दूसरा, क्रमबद्ध रूप से विचारों का लेखन। सबसे महत्वपूर्ण बात विद्यार्थियों, क्रमबद्ध रूप से विचारों का लेखन। कि जब हम सीक्वेंस में, क्रमबद्ध मतलब पूरे सीक्वेंस में अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, पहले एक, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, तो जब ऐसा हम करते हैं तो वो निबंध एक उच्च कोटि का निबंध होता है। कैसे बच्चों? कि जब हम एक बात को पूरा करने के बाद दूसरी बात को उठाते हैं और उसको पूरा करते हैं, फिर तीसरी बात को उठाते हैं, उसको पूर्ण करते हैं, तो जो निबंध पढ़ने वाला है, यानी जो पाठक है जिसके सामने वो निबंध रखा गया है, वो उस निबंध में उसका इंटरेस्ट, उसकी रुचि जो है वो और बढ़ेगी, क्योंकि उसके सामने तथ्यों को एक एक करके, एक एक बात करके स्पष्ट किया जा रहा है, तो उसके सामने कोई परेशानी नहीं आएगी। आपका निबंध उच्च कोटि का निबंध कहा जाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात, निबंध की भाषा सरल, सटीक, निबंध की भाषा जो है सरल, सटीक व रोचक होनी चाहिए। समझ गए बच्चों? अब निबंध का विषय हमारे पास जानकारी है, विषय से संबंधित हमें पता है कि हमें कौन से विचार को पहले रखना है, कौन से विचार को बाद में रखना है। उसके बाद अब हमें निबंध को कागज पर उतारना है। तो जब हम निबंध को कागज पर उतारते हैं, अपनी अभिव्यक्ति देते हैं, तो सबसे पहले बात आती है भाषा की। भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल, सटीक और रोचक होनी चाहिए। यानी हमें अपने
उन शब्दों का चयन करना चाहिए अपने लेखन में जो सरल हो, जो आसानी से सबकी समझ में आ सके, क्योंकि एक उच्च कोटि का निबंध वही होता है जो सामान्य पाठक को भी उतना ही लाभान्वित करे, उतना ही ज्ञान दे जितना कि एक बुद्धिजीवी व्यक्ति को दे। तो इसलिए आपकी भाषा जो है वो सरल होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए, उसमें आपको सरल शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए और कोशिश कीजिए कि आम बोलचाल की भाषा में आप अपने निबंध को लिखेंगे तो वो जन सामान्य तक, सामान्य लोगों तक आसानी से पहुंच पाएगा। चौथी बात महत्वपूर्ण है ये भी, निबंध के वाक्य यानी सेंटेंसेस, वाक्य छोटे एवं प्रभावशाली होने चाहिए। ठीक है, जो सेंटेंस हम प्रयोग करते हैं निबंध में वो कैसे होने चाहिए? छोटे होने चाहिए और प्रभावशाली होने चाहिए, यानी कि पढ़ने वाले पर उनका प्रभाव, उनका इंप्रेशन जो है वो अच्छा जाए, पढ़ने वाले को मजा आए। एक बात पढ़े तो वो बंद जाए दूसरी बात पढ़ने के लिए, वो आपके निबंध को बीच में ना छोड़े। ऐसे इस तरह से आपका निबंध होना चाहिए। उसके बाद हमारा पांचवा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, संक्षिप्तता। संक्षिप्त होना चाहिए, अनावश्यक बातों का निषेध। ठीक है विद्यार्थियों, आपका निबंध जो है वो छोटा होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं। ये 4-5 पेज का अगर हम निबंध लिख रहे हैं तो पढ़ने वाला तो बोर हो जाएगा उसको पढ़ करके। जो ज्ञान उसे प्राप्त होना चाहिए था भले ही वो हुआ हो, लेकिन उसका इंटरेस्ट, उसकी रुचि जो है वो समाप्त हो जाएगी उस निबंध में। तो उसके लिए हमें क्या, संक्षिप्तता का ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो निबंध है वो संक्षिप्त यानी छोटा हो। उस छोटा कब होगा? जब हम विषय संबंधित बातों को ही लिखेंगे, अनावश्यक बातें ना लिखेंगे। अनावश्यक बातें लिखेंगे तो आपके जो निबंध है उसका विषय विस्तार हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा और पढ़ने वाले की रोचकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, छठा, व्याकरण के नियमों एवं विराम चिन्हों का सही प्रयोग। ठीक है विद्यार्थियों, यह भी महत्वपूर्ण है कि जब हम निबंध लिख रहे हैं तो हमें अपनी शैली में, जब हम निबंध लिखते हैं तो जो हम निबंध में लिख रहे हैं अपने विचार, उन विचारों में कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए व्याकरणिक रूप से। यानी कि जहां संज्ञा का प्रयोग होना चाहिए वहां संज्ञा, जहां कर्म का प्रयोग होना चाहिए वहां कर्म, और जहां कर्ता का प्रयोग होना चाहिए वहां कर्ता। ठीक है, कर्ता, कर्म और क्रिया, इसी सीक्वेंस में। दूसरा, एक वचन के साथ क्रिया भी एक वचन, बहुवचन के साथ क्रिया भी बहुवचन। ठीक है, इस तरह की बातों का, व्याकरणिक नियमों का ध्यान हमें रखना चाहिए। दूसरी बात, विराम चिन्हों का सही प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि बच्चों अगर हम विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, मैंने एक सेंटेंस लिखा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, रोको मत जाने दो। एक सेंटेंस मैंने आपको लिखा, अब मैं इसमें एक विराम चिन्ह का प्रयोग करता हूं, अल्प विराम, जिसे कोमा कहते हैं। मैंने रोको शब्द के बाद कोमे का प्रयोग किया। अब हम इस सेंटेंस का मीनिंग समझते हैं। अब हम पढ़ते हैं, रोको मत जाने दो। मतलब क्या हुआ विद्यार्थियों कि जो जा रहा है उसको रोक लो, उसको जाने मत दो। समझ में आ गया? अब मैं इस चिन्ह का प्रयोग यहां से दूसरी जगह कर देता हूं। चिन्ह वही है लेकिन मैंने उसका सही प्रयोग ना करके दूसरी जगह उसका प्रयोग किया, तो बात के अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, यानी बात कुछ और ही हो जाएगी। अब हम इसका अर्थ समझते हैं। रोको मत जाने दो, अर्थ बदल गया।
पहले वाक्य पर जब हमने यहां कोमा लगाया था तो क्या था, रोक लो जाने मत दो, लेकिन दूसरे सेंटेंस में रोको मत जाने दो, कि उसको रोकना नहीं है, उसको जाने देना है। तो इस तरह से अर्थ का अनर्थ हो जाता है जब हम सही विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके बाद हमारा सातवां जो बिंदु है, पॉइंट है, वो है आरंभ या अंत किसी युक्ति द्वारा हो। आरंभ या अंत किसी युक्ति द्वारा हो। ठीक है, अब युक्ति क्या होता है? युक्ति मतलब किसी कवि की पंक्तियां, किसी कवि ने कुछ कहा हो या किसी बड़े विचारक ने कुछ कहा हो, तो उस विषय की पंक्तियां जो हैं वो हमें किसी भी निबंध को लिखते वक्त या तो शुरू में पंक्तियों का प्रयोग करना चाहिए, विषय से संबंधित होनी चाहिए वो पंक्तियां। उदाहरण के लिए हम नारी की बात कर रहे हैं, नारी के ऊपर निबंध लिख रहे हैं, नारी विषय है हमारा निबंध लिखने का, लेकिन विषय नारी है और हम पंक्तियां उठा रहे हैं बेरोजगारी की, तो वो सही मैच नहीं होगा, सही मिलान नहीं होगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि कोई नारी से संबंधित पंक्तियों का ही प्रयोग किया जाए। तो इससे क्या होता है कि जो आपका निबंध है वो रोचक हो जाता है, पढ़ने वाले को मजा आता है। युक्तियों के साथ साथ आप अपने निबंध में कुछ मुहावरों का या लोकोक्तियों का प्रयोग भी कर सकते हो, उससे भी आपके निबंध की सुंदरता जो है वो बढ़ेगी, निबंध अच्छा होगा। आठवां पॉइंट जो है वर्तनी व भाषा की शुद्धता। वर्तनी व भाषा की शुद्धता। अब हमने ऊपर भाषा की सरल होने की बात की थी, अब यहां हम भाषा की वर्तनी, ठीक है ना। हमने लिखा, एक शब्द आया, हमने लिख दिया आशीर्वाद, हम अक्सर इसका प्रयोग करते हैं जो कि क्या है, गलत है, इसकी वर्तनी गलत है। क्या होगा, आशीर्वाद, ठीक है ना, सही शब्द ये होगा, लेकिन हम ई की मात्रा के साथ रेफ वाले र का प्रयोग कर देते हैं। तो इस तरह के गलत शब्दों का चयन ना करें, सही शब्दों का चयन करें, सही वर्तनी का प्रयोग करें और सही भाषा का प्रयोग करें। भाषा आपकी शुद्ध होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है, 9वां पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, अलग अलग अनुच्छेदों के में विचार प्रकट करना। अलग अलग अनुच्छेदों यानी पैराग्राफ, छेदों में विचार व्यक्त करना बहुत महत्वपूर्ण बात है विद्यार्थियों। अब हमने जब निबंध शुरू कर दिया तो हमें निबंध को सीक्वेंस यानी क्रमबद्धता से कैसे जोड़े रखना है, उसमें यह पॉइंट हमारा बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि हम हर एक बात के लिए एक अलग पहरे का प्रयोग करें, एक अलग अनुच्छेद का प्रयोग करें। यानी कि आपका निबंध 4 या 5 पैराग्राफ में होगा तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, ज्यादा अच्छा होगा। कैसे बच्चों? उदाहरण के लिए जैसे मैंने आपको भ्रष्टाचार के बारे में बताया कि भ्रष्टाचार विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं, तो जब हम निबंध लिखना शुरू करें तो सबसे पहले भ्रष्टाचार के बारे में बताएं, उसके बाद भ्रष्टाचार अलग पहरा बनाएं, भ्रष्टाचार कैसे होता है एक पहरा, उसके बाद भ्रष्टाचार को कैसे रोका जा सकता है दूसरा पहरा, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार क्या कार्य कर रही है तीसरा पहरा, चौथे पहरे में हम अपने आप को भ्रष्ट होने से कैसे बचा सकते हैं या समाज को कैसे बचा सकते हैं। इस तरह से अलग अलग अनुच्छेदों में उसको व्यक्त करना चाहिए। आखिरी जो पॉइंट है, आखिरी जो महत्वपूर्ण बिंदु है, समय सीमा व क्रमबद्धता का ध्यान। समय सीमा, समय सीमा शब्दों एवं क्रमबद्धता का ध्यान। ठीक है, अब समझेंगे इस पॉइंट को भी।
समय सीमा, आपके पास परीक्षा में जो निबंध लिखने आएगा वो 5 अंक का हो सकता है, 10 अंक का हो सकता है, 8 अंक का हो सकता है। अंकों के साथ ही उसके शब्द सीमा भी दी जाती है। जैसे छठी क्लास में 100 से 150 शब्दों में निबंध आपको लिखना होता है। अब 100 से 150 यानी 100 से 150 शब्दों के निबंध में हमें कितना समय देना चाहिए, वो हमारे ऊपर निर्भर करेगा कि हम उसको कितने जल्दी जो है समाप्त कर ले, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पत्र में और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। अगर हम उसी पर ज्यादा समय दे देंगे तो वो छूट जाएंगे, यानी हमारा निबंध ही अगर आधा समय खा जाएगा तो फिर आपके दूसरे प्रश्न छूट जाएंगे। तो इसलिए शब्द सीमा का ध्यान हमें रखना चाहिए और क्रमबद्धता का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण बातें हैं बच्चों, ये महत्वपूर्ण बिंदु है जिनके आधार पर निबंध को लिखा जाता है। इन चीजों का प्रयोग करके अगर हम अपनी शैली में इन सभी बातों का, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं का प्रयोग करते हैं तो हमारा निबंध निश्चित रूप से एक अच्छा निबंध होगा, एक उच्च कोटि का निबंध होगा। तो विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे निबंध के अंग, यानी कि निबंध किन किन अंगों से जुड़ करके बनता है, यानी निबंध कैसे लिखा जाता है, कौन कौन से उसके अंग होते हैं जिनमें निबंध को बांटा जाए, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों। तो सबसे पहले निबंध के अंग, ठीक है। सबसे पहला मुख्यतः 4 इसके अंग होते हैं। वैसे तो निबंध की कोई जो है सूची नहीं है, या निबंध को कोई पूरी अच्छी प्रकार से प्रकट करने का कोई महत्वपूर्ण जो है माध्यम लेखन का नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम निबंध को उन्हीं अंगों में बांध करके लिखेंगे तो उसका अनावश्यक विस्तार बच जाता है। तो इसलिए हमें निम्नलिखित 4 अंगों में निबंध को समाप्त करना चाहिए। पहला है शीर्षक, यानी जो हम निबंध को टाइटल दे रहे हैं, शीर्षक। आपका शीर्षक ही आपके निबंध की सबसे पहली कड़ी है। अगर आप कोई निबंध लिख रहे हैं और उसका शीर्षक आपने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है तो पढ़ने वाले के मन में उत्सुकता पैदा होगी, वो उसको पढ़ेगा अंत तक। जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपको कहा था भ्रष्टाचार, अब मैंने कहा कि भ्रष्टाचार पर निबंध लिखिए, अब हमने देखा कि भ्रष्टाचार है, लिख दिया सर। लेकिन उसी विषय को हम थोड़ा मॉडिफाई करके, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना करके, आकर्षक बना करके भी प्रस्तुत कर सकते हैं। कैसे? निबंध रूपी दानव, ठीक है ना। यानी कि निबंध को हम भ्रष्टाचार रूपी दानव, भ्रष्टाचार को हमने किसका रूप दे दिया? दानव का रूप दे दिया, राक्षस का रूप दे दिया। तो जब पाठक उसको पढ़ेगा तो उसका ध्यान जो है उसकी तरफ आकर्षित होगा और उसको पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। शीर्षक हो गया हमारा, शीर्षक हमारा अच्छा होना चाहिए, रोचक होना चाहिए, पाठक को अपनी ओर आकर्षित करने वाला होना चाहिए। दूसरा जो भाग है इसका, दूसरा है भूमिका, या इसे प्रस्तावना भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा, अब जब हमने शीर्षक लिख दिया तो उसके बाद हमारा अगला जो बनता है वो है भूमिका या प्रस्तावना। इसमें आपको उस विषय की जानकारी देनी है। जैसे भ्रष्टाचार विषय है, भ्रष्ट जमा आचार 2 शब्दों से मिलकर के बना है, जिसका मतलब है बुरा आचरण। इस तरह से उस टॉपिक जो विषय आपको दिया गया है उसकी परिभाषा बतानी है, कहां से निकाला गया है वो शब्द, उसकी पूरी जानकारी भूमिका में देनी है। कोशिश कीजिए कि आपकी भूमिका ज्यादा लंबी ना हो, ज्यादा शब्दों का उसमें प्रयोग ना करें। एक अनुच्छेद में कम शब्दों में, कम लाइनों में अपनी भूमिका को समाप्त कीजिए, ठीक है। तीसरा हमारे पास जो बिंदु है, जो अंग है, वो है विषय विस्तार।
अब आपने अपने टॉपिक को पूरे विस्तार से बताना है, ठीक है। जैसे भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार कैसे होता है, भ्रष्टाचार के क्या कारण हैं, भ्रष्टाचार को कैसे समाप्त किया जा सकता है, सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है, हम अपने जीवन में भ्रष्टाचार को आने से कैसे रोक सकते हैं। इस तरह अलग अलग अनुच्छेदों में अलग अलग अनुच्छेदों का प्रयोग, ठीक है, कि आपको एक बात को एक अनुच्छेद में स्पष्ट करना है, ठीक है विद्यार्थियों। तो इस चीज का ध्यान रखना है। चौथा हमारे पास है, चौथा अंग हमारे पास है उपसंहार। इसे निष्कर्ष भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे कंक्लूजन कहते हैं, ठीक है। आपको अब जब आपने पूरा निबंध लिख दिया तो उस उपसंहार में आपको निबंध को स्पष्ट करना है। ऊपर जो आपने बातें लिखी हैं उनका कंक्लूजन आपको देना है, कि मतलब कम शब्दों का प्रयोग करके एक पैरे में उस पूरे का सार आपको लिखना है। इस तरह से हमारा निबंध जो है वो पूर्ण हो जाता है। इन चीजों का ध्यान रख करके, इन चीजों में बांध करके, शीर्षक मतलब टाइटल, भूमिका या प्रस्तावना मतलब इंट्रोडक्शन, आपको इंट्रोडक्शन देनी है उसकी, विषय विस्तार यानी कंटेंट आपको अच्छे प्रकार से अलग अलग अनुच्छेदों में लिखना है, और चौथा आखिरी जो है उपसंहार या निष्कर्ष कंक्लूजन, उसका सार आपको देना है। तो इस तरह से बच्चों इन सभी नियमों को, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रख करके हम अपने निबंध को प्रभावी बना सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। इसके अगले भाग की चर्चा जो है हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप अपने घर पर सुरक्षित रहिए और अपने पठन पाठन के कार्य को आगे बढ़ाते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।